हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हृदय के बारे में बात करने वाले हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, संरचना क्या है, कार्यकी क्या है, इसकी हिस्टोलॉजी औतिकी क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स रेट क्या होती है, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, कितने कपाट होते हैं, हार्ट के साउंड कौन कौन से हैं, इसके अलावा हृदय से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, सारी चर्चा हम इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। जो भी एक पार्ट दो पार्ट जिसके बनेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि डिजिटल डायग्राम है। अभी मैं हैंडमेडेड डायग्राम भी बनाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ रहता है, उसको क्या कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि हमारा जो हार्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय जो होता है वो हमारे शरीर का एक व्यस्त अंग है। एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है। एक सेकंड के लिए जिस दिन आराम कर लिया उस दिन परमानेंट आराम हो जाता है। मात्र 0.8 सेकंड का हृदय विश्राम करता है, वो भी प्रकुंचन अनुशीतलन का जो समय होता है मैं बताऊंगा, जिसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो कार्डियक साइकिल के तहत 0.8 सेकंड का अंतराल होता है प्रकुंचन अनुशीतलन में, आलिंदों और निलयों के प्रकुंचन अनुशीतलन के मध्य में। इसका मतलब यह है कि हार्ट हमारे एक व्यस्त ऑर्गन्स में से आता है। हार्ट होता कहाँ है? तो हार्ट की स्थिति की यदि हम बात करें तो हार्ट की स्थिति, हार्ट हमारे वक्ष भाग में, ये डायफ्राम होता है। हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था कि डायफ्राम दो पार्ट के अंदर बांट देता है। ऊपर वाला पार्ट वक्षीय भाग कहलाता है, नीचे वाला पार्ट उदर गुहा कहलाता है। डायफ्राम ऊपर वाला पार्ट वक्ष भाग है, तो हार्ट हमारा वक्षीय भाग में होता है और फेफड़ों और पसलियों के मध्य में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ पाया जाता है। हार्ट का वजन पुरुषों में लगभग 300 ग्राम होता है, महिलाओं में लगभग 250 ग्राम होता है। हमारा जो हृदय होता है, यदि हम मानव के हृदय की बात करें, ह्यूमन बॉडी हार्ट की बात करें, तो हमारा हृदय लगभग 4 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। निलय बड़े होते हैं और आलिंद, याद रखना, छोटे होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, ये तो एक जनरल डायग्राम है जिसमें अपन देख पा रहे हैं। मैं एक बार एक केवल नामकरण आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं पूरा डायग्राम अभी हैंडमेडेड बनाने वाला हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें सारी क्लियर रहें। सबसे पहले देखो, आपको दिख रही है यहाँ पर एक तो रेड कलर की है, महाधमनी है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि महाधमनी रक्त को कहाँ ले जाती है, याद रखना, बाएं निलय से अंगों के लिए ले जाती है। कहाँ ले जाती है? बाएं निलय से अंगों के लिए। ये महाधमनी है, इसी को कहा जाता है दोस्तों एओर्टा। क्या कहते हैं? एओर्टा। ये आगे जाकर के रक्त को कहाँ तक ले जाती है? अंगों तक ले जाने का काम करती है। ये देखो, ये फुफ्फुसी शिरा है, पल्मोनरी वेन, जिससे शुद्ध रक्त आता है। और फुफ्फुसी शिराएं शुद्ध रक्त कहाँ से लाती हैं? फेफड़ों से लाती हैं। ये देखो फुफ्फुसी धमनी है जो कि रक्त को बाहर की ओर लेके जा रही है, याद रखना। फुफ्फुसी शिरा तो रक्त को अंदर ला रही है, मैंने आपको लिखवाया था। फुफ्फुसी शिरा फेफड़ों से रक्त को हृदय के भाग कहाँ ला रही है? देखो, बाएं आलिंद में। कहाँ ला रही है? देखो, ये बाएं आलिंद में। ये कौन सा पार्ट है? बाम आलिंद बोलो या इसको बायां आलिंद बोलो, एक ही बात है। ये कौन सा पार्ट है? बायां आलिंद वाला पार्ट है। इसको हम लेफ्ट ऑरिकल कह सकते हैं। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। सॉरी, हाँ, ये बायां निलय है, उल्टा लिख दिया है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। बायां निलय है, बाम निलय कहते हैं। फुफ्फुसी धमनी रक्त को हमेशा हृदय से बाहर ले जाती है, फेफड़ों के लिए लेके जाती है। तो देखो, आप निशान लगा हुआ है, रक्त इधर जा रहा है बाहर की ओर। फुफ्फुसी धमनी कहाँ ले जाती है बताओ? ये फेफड़ों के लिए रक्त को आगे ले जाती है, जैसा कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। टोटल हमारे हार्ट के अंदर एक महाशिरा है, निम्न महाशिरा, जो नीचे से रक्त को लेके जाती है उसको निम्न महाशिरा कहते हैं। ऊपर वाले को जो लाती है उसको ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर के आती है, निम्न महाशिरा। फिर ऊर्ध्व महाशिरा से कहाँ आता है? वो दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से कहाँ आता है? दाएं निलय में। जब दाएं निलय में रक्त पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है तो दाएं निलय से यह अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है बताओ? फेफड़ों के लिए जाएगा,
कौन लेके जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी लेकर के जाती है। यहाँ जहां जहां पर अशुद्ध रक्त का मामला है वहां वहां पर कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 कपाट है। देखो, एक तो है फुफ्फुसीय कपाट जिसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है, एक ये त्रिवलनी कपाट है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, एक ये द्विवलनी कपाट है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और एक ये कपाट है इसको एओर्टिक वॉल्व के नाम से जाना जाता है। इसको महाधमनी कपाट कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको महाधमनी कपाट कहते हैं। एओर्टिक कपाट के नाम से जाना जाता है। 4 टोटल इसमें कपाट हैं। हार्ट के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसको हृदय आवरण कहते हैं। पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर भी 3 होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि हृदय की सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये तो एक डिजिटल डायग्राम था। इस प्रकार का बंद मुट्ठी नुमा हमारा हार्ट होता है। ऊपर की तरफ थोड़ा सकरा होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो 2 आलिंद हो गए और 2 क्या हो गए दोस्तों? इसमें नीले वाले पार्ट हो गए। अब हम इसमें एक डिजिटल डायग्राम के बजाय अपन एक हैंडमेड डायग्राम बनाते हैं जिसमें चीजें थोड़ी सी और स्पष्ट होंगी हमारी। तो आइए, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से डायग्राम है ये। नीचे वाले भाग नीले हैं, ऊपर वाले भाग आलिंद हैं। सबसे पहले हम बात करें इनके नामकरण की, तो मैं शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं। ये तो है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे हम खड़े हैं, दायां भाग बायां भाग उसी प्रकार से है, याद रखिएगा। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इसके चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। 3 आवरण टोटल होते हैं। तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बाहरी आवरण को कहा जाता है एपिकार्डियम, मध्य आवरण को कहा जाता है मायोकार्डियम, और अंदर वाले को कहा जाता है एंडोकार्डियम। ये तीनों झिल्लियां सुरक्षा का कार्य करती हैं और इन तीनों से मिलकर के जो झिल्ली बनती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, जो कि हृदय की सुरक्षा का कार्य करती हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें
एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं हृदय द्रव। क्या कहते हैं इसको? हृदय द्रव कहते हैं। हृदय द्रव कहा जाता है जो कि हृदय की चोट आदि से सुरक्षा का कार्य करता है। ये लेफ्ट ऑरिकल है। दोनों के बीच वाला जो सेप्टम है इसको कहते हैं अंतर आलिंद पट्ट, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों आलिंदों को एक दूसरे से अलग करता है। दोनों निलयों को अलग करने वाले पट्ट को कहा जाता है, इसको बोलते हैं अंतर आलिंद निलय पट्ट। ये दोनों आलिंदों को और निलयों को अलग करता है। इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर हम बात करें तो यहां पर कपाट पाए जाते हैं। कपाट एक तो होता है त्रिबलनी, एक होता है द्विबलनी। इसका नाम है द्विबलनी कपाट। द्विबलनी कपाट को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसका एक नाम और है, इसको कहा जाता है मिट्रल वॉल्व। और ये वाला पार्ट कहलाता है, इसको कहते हैं त्रिबलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। अब देखो रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये हमारे लंग्स हैं। जिनको फेफड़े कहा जाता है। यहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण होता है, याद रखना। लंग्स में रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो मैंने वो बताया था फुफ्फुसीय शिराएं निकलती हैं, और ये फुफ्फुसीय शिराएं रक्त को कहाँ ले जाके डालती हैं? हृदय के भाग। सबसे पहले याद रखना लेफ्ट ऑरिकल में आता है। मैंने लिखवाया था फुफ्फुसीय शिरा का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कहाँ तक लाती है? हृदय के भाग बाएं आलिंद तक लाती है। इनका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, और फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर आप देखोगे तो ये शुद्ध रक्त आ गया साहब। अब ये शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में यहां पर एक कपाट है द्विबलनी। इस कपाट पर प्रेशर पड़ेगा, कपाट खुल जाएगा। कपाट क्या होगा? खुल जाएगा। कपाट खुलने से फिर शुद्ध रक्त आ जाएगा साहब लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से एक धमनी निकलती है जिसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं इसको? महाधमनी, या इसको एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एओर्टा के नाम से जाना जाता है। महाधमनी जहां से स्टार्ट होती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है अर्धचंद्राकार, इसको कहते हैं महाधमनी कपाट। क्या कहते हैं इसको? महाधमनी कपाट कहते हैं, या इसको कहा जाता है एओर्टिक वॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों? एओर्टिक वॉल्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। फिर ये महाधमनी रक्त को कहाँ ले जाती है बताओ? अंगों में। कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाती है, अंगों के लिए ले जाती है।
फिर अंगों में जब रक्त घूम के आ जाता है, रक्तों में अलग अलग अंगों के लिए रक्त को ले जाती है धमनियां, फिर अंगों से घूम करके फिर ये आता है कहाँ पर, शिरा के अंदर। कहाँ आता है, शिरा के अंदर। इसको महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, महाशिरा। महाशिरा जो नीचे से जाती है, महाशिरा जो नीचे से जाती है, इसको तो बोलते हैं निम्न महाशिरा। क्या कहते हैं इसको, निम्न महाशिरा। ये तो है निम्न महाशिरा। क्या कहते हैं इसको, निम्न महाशिरा। और फिर ये ऊपर से इसको ले जाके डालती है सबसे पहले राइट ऑरिकल वाले भाग में, ये अशुद्ध रक्त। अब देखो यहां तो अपने लाल लिया, इसका मतलब शुद्ध रक्त आया, फिर महाशिरा से फिर अशुद्ध रक्त जाएगा। ये इसमें कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। याद रखना ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। जहां नीला नीला दिख रहा है ना, वो अशुद्ध है मामला, ये अशुद्ध रक्त जा रहा है। और ये कहां गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर यहां पर ये अशुद्ध रक्त आ गया साहब। जहां नीला नीला दिखे वहां अशुद्ध, जहां लाल लाल दिखे वो शुद्ध। ये त्रिवलनी कपाट पर प्रेशर पड़ेगा, कपाट ओपन हो जाएगा, कपाट खुल जाएगा। कपाट खुलते ही ये रक्त आ गया था। अब यहां पूर्णतया ये अशुद्ध रक्त हो गया। कैसा रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त को पहुंचाने के लिए एक धमनी पाई जाती है, और यहां पर एक कपाट भी होता है जहां से धमनी स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहते हैं बताओ इसको, पल्मोनरी वॉल्व के नाम से जाना जाता है, या इसको फुफ्फुसीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुसीय कपाट के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी वॉल्व से फिर यहां से पल्मोनरी धमनी, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इसको क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जाना जाता है, या इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये महाधमनी है, एओर्टा। ये महाशिरा जिसको वेना केवा कहते हैं, ये ऑर्गन्स तक ले जाती है। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रल सेप्टम, और ये है अंतर निलय पट। दोनों आलिंदों को अलग करने वाला अंतरालिंद, दोनों निलयों को अलग करने वाला अंतर निलय पट। कौन सा होगा बताओ, अंतर निलय। इसकी यदि अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं अंतर निलय पट्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले बताओ, देखो ये रक्त का परिसंचरण कैसे हुआ, लंग्स, लंग्स से फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी, महाधमनी एओर्टा, महाधमनी से अंगों में, अंगों से महाशिरा, महाशिरा से फिर राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फेफड़े, फेफड़ों से फिर फुफ्फुस शिरा से लेफ्ट ऑरिकल। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। तो ये तो हमने कॉमन अभी डायग्राम पढ़ा है केवल, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, अब इसकी पूरी क्रिया विधि कौन कौन से पार्ट हैं, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये डायग्राम प्ले कर लीजिएगा। डायग्राम देखो, इसमें और इसमें केवल अंतर ये है कि डिजिटल है, चीजें मैंने वही बनाई है, बस थोड़ा सा उसको खोल के शेप अलग दे दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। दोस्तों हमें जरूर नहीं सेम ऐसा डायग्राम बनाए, मेन चीज है कि हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ के लिए रक्त को लेकर जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है। तो देखो सेम जैसा ये है वैसा सेम वो है। वही महाधमनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वायनिलय से, दायनिलय से फिर रक्त अशुद्ध हो गया। तो देखो ये फुफ्फुस धमनी है, कहाँ ले जा रही है, रक्त को फेफड़ों तक ले जा रही है, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा वापस ला रही है। तीर का निशान इधर लगा हुआ, जहां जहां तीर का निशान लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है रक्त का परिसंचरण उसी दिशा में होता है। तो क्रम भी हमें याद रखना है। तो आइए एक एक पॉइंट के बारे में हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हार्ट की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि हार्ट की स्थिति कहाँ होती है। पोजीशन की यदि हम बात करें तो वक्ष भाग में होता है, फेफड़ों और पसलियों के मध्य में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। वक्षीय गुहा में, वक्षीय गुहा थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा में फेफड़ों तथा पसलियों, लंग्स एंड रिब्ज, फेफड़ों
तथा पसलियों के मध्य स्थित होता है। फेफड़ों और पसलियों के मध्य में पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, बाईं तरफ स्थित होता है। ये बाईं तरफ स्थित होता है, लेफ्ट साइड में होता है। कहां पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। पेशी जनित अंग है, मायोजेनिक अंग है। कैसा अंग है बताओ ये? पेशी जनित, या इसको मायोजेनिक अंग कहते हैं। पेशी जनित, या इसको कहा जाता है मायोजेनिक अंग। यानी हृदय का निर्माण मसल से मिलकर हुआ है, हार्ट मसल से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेशी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेशी अंग के नाम से जाना जाता है। याद रखना कैसा अंग है ये? पेशी अंग है, मसल से मिलकर के बना होता है। और हृदय पेशी एक अनैच्छिक प्रकार की पेशी होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये रेखित पेशी होती है। रेखित का मतलब होता है कि इन पर हल्की हल्की रेखानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, स्ट्रेट्स मसल्स कहते हैं, इनको अनवॉलंटरी मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो पेशी जनित मायोजेनिक अंग है, अर्थात पेशियों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है ये? पेशियों से निर्मित होता है। कौन सी पेशियों से मिलकर बना होता है? तो कार्डियक मसल्स कहते हैं इनको। कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि अनैच्छिक पेशी होती हैं, अनैच्छिक तथा रेखित प्रकार की पेशी है। कैसी है ये? अनैच्छिक तथा रेखित प्रकार की पेशी है। यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है और इस पर हल्की हल्की रेखाएं पाई जाती हैं। अगर हम वजन की बात करें, इसका वेट कितना होता है? तो हार्ट का वेट, मेल की बात करें पुरुषों में कितना होता है? तो पुरुषों में लगभग 300 ग्राम होता है। और फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में लगभग कितना होता है? 250 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 250 ग्राम होता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अगले पॉइंट की हम बात करें, हृदय का अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हृदय की जांच ईसीजी कहलाती है। हार्ट की जांच की यदि अपन बात करें तो हार्ट की जांच है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की यंत्र है। जांच को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसकी खोज करता है इंथोबान। ईसीजी की खोज किसने की थी? इंथोबान वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? इंथोबान ने की थी। हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। हमारा हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं इसके अंदर। स्तनधारी वर्ग के जितने भी जीव हैं, स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग, मैमेलियंस एंड एवीज, और एक मगरमच्छ, इन सब का हार्ट याद रखना 4 कोष्ठीय होता है। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो 4 कोष्ठीय होता है, 2 तो क्या होंगे? आलिंद, और 2 ही क्या होते हैं? निलय। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। याद रखिएगा, आलिंदों की तुलना में निलय बड़े होते हैं। आलिंदों की तुलना में निलय बड़े होते हैं। आलिंदों की तुलना में निलय बड़े होते हैं।
और सबसे बड़े कक्ष की बात करें कि सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा हार्ट का जो कक्ष होता है ना, वो ये वाला पार्ट होता है, याद रखना, बायां निलय। ये सबसे बड़ा कक्ष है, सबसे मोटी भित्ति वाला कक्ष है। अभी देखो इसमें कुछ बातें और बची हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इसमें पेसमेकर है, हिज्के बंडल हैं, पुरकिंज तंतु हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो धीरे धीरे आएंगी वो। अभी तो अपन केवल इसका एक डायग्राम बनाया है। चलो अभी मैं बना देता हूं इसमें। ये देखो यहां पर एक होता है, इसको बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे नोड, या इसको पेसमेकर कहते हैं, गति निर्धारक के नाम से जाना जाता है। फिर एक यहां पर होता है, इसको बोलते हैं ए बी नोड, पढ़ेंगे इनके बारे में, ऐसे नोड, ए बी नोड। फिर आते हैं साहब, ए बी नोड से निकलते हैं आगे हिज्के बंडल। ये इसके अंदर जो पाए जाते हैं इनको कहा जाता है हिज्के बंडल। क्या कहा जाता है इनको? हिज्के बंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्के बंडल कहते हैं। और हिज्के बंडल जो होते हैं वो निलयी भाग में दो, दाईं तरफ ऐसे और बाईं तरफ दोनों तरफ बढ़ जाते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ बढ़ जाते हैं। इनको कहा जाता है पुरकिंजे तंतु। क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु कहते हैं। जब हृदय आवेगों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे तब इनका जरूरत पड़ेगी कि ऐसे नोड से उत्पन्न होते हैं, फिर ए बी नोड जाते हैं, फिर हिज्के बंडल जाते हैं और लास्ट में कहाँ जाते हैं? पुरकिंजे तंतु के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे ज्यादा तीव्र गति जो होती है हृदय आवेगों की वो पुरकिंजे तंतु में होती है। उत्पन्न कहां से होते हैं? ऐसे नोड से उत्पन्न होते हैं। अभी समय आने तो फिर अपन इनके बारे में दोबारा से बात कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा कक्ष है, याद रखना। आलिंदों की तुलना में निलय बड़े होते हैं। बायां निलय जो होता है, यदि हम बात करें बायां निलय हृदय का सबसे बड़ा तथा मोटी दीवार वाला कक्ष है, मोटी भित्ति वाला कक्ष है, सबसे मोटी भित्ति वाला कक्ष। और सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? बायां निलय होता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बायां निलय बड़ा होगा किससे? दाएं निलय से। किससे? दाएं निलय से। और आलिंदों की बात करें तो आलिंद थोड़ा दायां बड़ा होता है, याद रखना। दायां आलिंद बड़ा होता है बजाय किसके? बाएं आलिंद से। तो बायां निलय दाएं निलय से बड़ा होता है, दायां आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। तो हमारा हृदय चार कोष्ठीय है। मत्स्य वर्ग मछलियों का हृदय द्विकोष्ठीय होता है, आगे अपन नोट करेंगे। मछलियों के हृदय को वीनस कक्षीय कहा जाता है। एक आलिंद एक निलय होता है। उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। सरीसृप वर्ग के जीवों का हृदय भी त्रिकोष्ठीय होता है। लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद आता है सरीसृप में, मगरमच्छ का हृदय चार कोष्ठीय होता है। पक्षियों का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है। और स्तनधारी वर्ग मनुष्य, गाय, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, खरगोश, चूहा, इन सब का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है। केंचुए का हृदय, याद रखना, 13 कोष्ठीय होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है उसको कहते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण, हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है, या इसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो कि हृदय की सुरक्षा का कार्य करती है।
क्या काम करती है? ये सुरक्षा का कार्य करती है। ये पेरिकार्डियम जो झिल्ली है, इसके अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतों में कौन कौन सी हैं? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम। ये तीनों ही मिलाकर के क्या बनता है? तीनों से मिलाकर के पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है? तीनों से मिलाकर के पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, जीवाणु संक्रमण के कारण पेरिकार्डियाटिस एक रोग हो जाता है, जिसमें पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, हृदय की मात्रा बढ़ जाती है, हृदय द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, हृदय पर अत्यधिक दबाव पड़ जाता है इसमें, जो कि घातक अवस्था मानी जाती है। याद रखना, उसको पेरिकार्डियाटिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियाटिस रोग कहा जाता है। तो कभी कभी जीवाणु संक्रमण के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी कभी जीवाणु संक्रमण द्वारा पेरिकार्डियम झिल्ली में सूजन आ जाती है। पेरिकार्डियम झिल्ली में सूजन आ जाती है, हृदय द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। इसको पेरिकार्डियाटिस रोग कहते हैं। पेरिकार्डियाटिस रोग कहते हैं इसको। पेरिकार्डियाटिस रोग के नाम से जाना जाता है। यह हृदय के लिए एक घातक अवस्था है। हृदय की एक घातक अवस्था माना जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियाटिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियाटिस कहते हैं। अब हमने जो रक्त का परिवहन पढ़ा है कि सबसे पहले कहाँ से कहाँ रक्त आता है, वो अपन थोड़ा थोड़ा नोट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें सुनने पर एक बार में याद नहीं रहती हैं, आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो अपन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नोट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन रक्त को लेकर के चलने वाले फेफड़ों से। सबसे पहले फेफड़ों से रक्त जाता है फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में। आप ये समझ लो, आगे मैं अभी 1-2 पन्ने लिखवाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये समझना है, मैंने ये बस ये जो बता रहा हूँ अभी 1 मिनट में, ये समझ में आ गया तो आगे जो लिखवाऊंगा ना, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। फेफड़ों से जाएगा फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा से लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, बाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट से होता हुआ बायां निलय, बाएं निलय से महाधमनी कपाट से होता हुआ महाधमनी में, महाधमनी से अंगों में, अंगों से बेनाकेवा, बेनाकेवा महाशिरा, निम्न महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा, इंफीरियर एंड सुपीरियर बेनाकेवा, उसके बाद राइट ऑरिकल, दायां आलिंद, फिर दायां निलय, दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुस धमनी से लंग्स में। ये बातें अपन अभी लिखने वाले हैं, याद रखना। दूसरा, हमारा हार्ट में देखो रक्त 2 बार आया, एक तरफ तो आया शुद्ध, एक तरफ आया अशुद्ध, इसलिए हमारे रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए इसको बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण कहते हैं। जो बाएं तरफ का रक्त परिसंचरण है, इसको कहते हैं पल्मोनरी चाप, इसको फुफ्फुसीय चाप कहते हैं, पल्मोनरी आर्क के नाम से जाना जाता है। जबकि इधर वाले को कहते हैं सिस्टेमिक चाप। क्या कहा जाता है? इसको सिस्टेमिक चाप के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी चाप, इधर वाले को पल्मोनरी
चाप और इधर वाले को बोलते हैं सिस्टेमिक चाप। तो ये बात अब हम नोट करने वाले हैं इसमें। सर्वप्रथम फेफड़ों से क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजनित रक्त कहेंगे। कहाँ आएगा ये? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा आएगा। कौन ले के द्वारा आता है? फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा आता है। पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। कहाँ आता है? सबसे पहले हृदय के भाग बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद तक लाता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा कहाँ तक लाया जाता है? बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? बाएं आलिंद से कौन सा कपाट? द्युबलनी। द्युबलनी को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड, या इसको क्या कहा जाता है? लैब असिस्टेंट में आया हो क्वेश्चन है मिट्रल बॉल पर। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि बाएं आलिंद बाएं निलय के मध्य में जो कपाट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिट्रल बॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल बॉल्व कहा जाता है। द्युबलनी कपाट, बाइकस्पिड बॉल्व, मिट्रल बॉल्व से होता हुआ शुद्ध ब्लड जा रहा है, याद रखना। अभी अपन शुद्ध रक्त की ही बात कर रहे हैं। ये शुद्ध रक्त होता हुआ कहाँ जा रहा है? बाएं निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। बाएं निलय से फिर कौन लेके गया? बाएं निलय से याद रखना, बाएं निलय जो होता है वो हृदय का सबसे बड़ा और मोटी भित्ति वाला कक्ष होता है। यहां से शुद्ध रक्त महाधमनी कपाट से होता हुआ बाएं निलय से कहां जाएगा? महाधमनी कपाट से होता हुआ महाधमनी में प्रवेश करेगा। महाधमनी कपाट एओर्टिक बॉल्व से होता हुआ कहां प्रवेश करेगा? महाधमनी एओर्टा में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा? ये महाधमनी में प्रवेश करेगा, याद रखना। फिर ये महाधमनी कहां रक्त को ले जाती है? महाधमनी अंगों में। महाधमनी अंगों के लिए रक्त भेजती है। महाधमनी क्या काम करती है? अंगों के लिए रक्त भेजती है। हाँ जी, महाधमनी अंगों के लिए रक्त को भेजती है। फिर इसके बाद महाशिरा। महाशिरा में पहले निम्न महाशिरा और ऊपर वाली होती है ऊर्ध्व महाशिरा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। रक्त अंगों में जाने के बाद रक्त कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। फिर ये अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाके डालती हैं? दाएं निलय में पहुंचाती हैं, दाएं निलय तक।
फिर दाएं निलय से कौन सा कपाट? त्रिवलनी। त्रिवलनी को कहते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट से होता हुआ कहाँ जाता है? दाएं निलय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दाएं निलय में पहुंच जाता है। और ये जो दायां निलय होता है, दाएं निलय से फिर आता है फुफ्फुसीय कपाट। फुफ्फुसीय धमनी निकलेगी यहां से, तो फुफ्फुसीय कपाट पल्मोनरी बॉल्व से होता हुआ, पल्मोनरी बॉल्व से होता हुआ, फुफ्फुसीय कपाट से होता हुआ किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ चला गया? फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंच जाता है। और फेफड़ों में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। लंग्स में क्या होगा? रक्त का शुद्धिकरण। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अलग होता है, प्यूरिफिकेशन अलग होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, प्यूरिफिकेशन याद रखना फेफड़ों में होता है। इसको प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन का अर्थ होता है ब्लड का ऑक्सीजन के साथ मिलना, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है। फिर लंग्स से फिर बाद में वही कहानी स्टार्ट हो जाती है। लंग्स से फिर फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, फिर बायां निलय, बाएं निलय से फिर उसके बाद में महाधमनी, फिर दायां आलिंद, दाएं निलय, फुफ्फुस धमनी, फिर फेफड़े। ये परिसंचरण चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों रक्त का परिसंचरण। क्या कहते हैं इसको? रक्त का परिसंचरण कहा जाता है। तो ये अपन ने शॉर्ट में लिखवा दिया है। शॉर्ट का मतलब रेखिक डायग्राम के माध्यम से लिखवाया है, जिससे आपका ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़े और चीज़ें हमारी एकदम क्लियर हो जाएं। तो अपन एक रेखिक डायग्राम के माध्यम से इसको लिखा है। हमारे हार्ट में 2 बार रक्त आया, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो हमारे शरीर में दोहरा तथा बंद प्रकार का, दोहरा तथा बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। डबल एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूर्ण प्रकार का होता है। पूर्ण प्रकार का होता है, कंप्लीट। जैसे मछलियों में अपूर्ण प्रकार का होता है। इसके अलावा अपन बात करें, एकल प्रकार का होता है, और हमारे अंदर पूर्ण प्रकार का होता है। कैसा होता है? दोहरे प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। दोनों आलिंदों को अलग करने वाला पट्ट, दोनों आलिंदों को अलग करने वाला पट्ट क्या कहलाता है? अंतर आलिंद पट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर आलिंद पट्ट के नाम से जाना जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऐसे ही दोनों निलयों को अलग करने वाला पट्ट, दोनों निलयों को अलग करने वाला पट्ट अंतर निलय पट्ट।
और दोनों आलिंदों तथा निलयों को अलग करने वाला पट्ट अंतर आलिंद निलय पट्ट। अंतर आलिंद निलय पट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर आलिंद निलय पट्ट कहलाता है। तो ये तीनों पट्ट पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब रक्त, इधर देखिए डायग्राम में, जब रक्त पहले आलिंद से निलय में आया, निलय से कहां गया? महाधमनी में। जब निलय से रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है तो निलय सिकुड़ जाते हैं और निलयों का सिकुड़ना कहलाता है प्रकुंचन। क्या कहलाता है? प्रकुंचन या सिस्टोल कहलाता है। और जब निलयों में रक्त वापस आता है तो निलय फैल जाते हैं। निलयों का फैलना कहलाता है अनुशीतलन। क्या कहलाता है? अनुशीतलन, या इसको डायस्टोल कहते हैं। जब एक बार सिस्टोल क्रिया होती है और एक बार डायस्टोल क्रिया होती है, एक बार प्रकुंचन होता है और एक बार अनुशीतलन होता है, तो हमारा हृदय एक बार धड़कता है। जिस प्रकार आलिंदों में भी प्रकुंचन होगा, आलिंदों में अनुशीतलन होगा, निलयों में प्रकुंचन होगा, निलयों में भी अनुशीतलन होगा। और एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलकर के किसका निर्माण होता है? एक हृदय धड़कन का निर्माण होता है। सामान्यतया एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है या 70 से 75 बार धड़कता है। कठोर मेहनत तथा शारीरिक व्यायाम के दौरान इसकी दर बढ़ जाती है। जब अपन भागते हैं, दौड़ते हैं, हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे आप माना किसी के साथ घूम रहे हो, अचानक किसी ने आपको देख लिया तो आपकी हार्ट बीट तुरंत क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर आपको कहना पड़ेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपन सामने वाले दिखाना नहीं चाहते कुछ चीज़, और माने किसी ने हमें देख लिया तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उस बढ़ती हुई हार्ट बीट को वापस कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑल इज वेल कहने पर ऐसे नोड करता है। कौन करता है? ऐसे नोड। इसे पेसमेकर कहा जाता है। इसे गति निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसमेकर या गति निर्धारक के नाम से जाना जाता है। ऐसे नोड, इसको सिरा आलिंद घुंडी भी कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। इस सिरा आलिंद घुंडी के अलावा यदि हम बात करें तो हमारे हृदय धड़कन के केंद्र मस्तिष्क की तरफ से मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। कहां पर होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा भी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं चाहे कोई भी हो, खांसना, छींकना, जम्हाई लेना, उबासी लेना, या हम कह सकते हैं हार्ट बीट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इन तमाम जो क्रियाएं होती हैं इन सबके केंद्र कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा 2 हार्मोन भी हैं, एक तो एड्रेनलिन और एक थायरोक्सिन। ये 2 हार्मोन्स भी ऐसे हैं जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हृदय धड़कन का नियंत्रण करते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण तो होता है एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, तंत्रिका नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, और हार्ट के माध्यम से जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो पेसमेकर या ऐसे नोड के माध्यम से होता है। हमारा हृदय एक धड़कन के दौरान लगभग 70 ml रक्त का परिसंचरण करता है। कितने ml रक्त का? 70 ml रक्त का परिसंचरण करता है। इसको प्रवाह आयतन के नाम से जाना जाता है। इसको फ्लो वॉल्यूम या प्रवाह आयतन कहते हैं। और हमारा हृदय 1 मिनट में टोटल कितने लीटर रक्त का परिसंचरण करता है? 5 लीटर रक्त का परिसंचरण करता है। अगर हम बात करें कि हार्ट साइकिल क्या होती है, प्रकुंचन में कितना समय लगता है, अनुशीतलन में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आलिंद हमारे सिकुड़ते हैं, आलिंदों का सिकुड़ना कहलाता है प्रकुंचन, और प्रकुंचन में लगता है 0.1 सेकंड का समय। कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड का। और जब रक्त आलिंदों में फिर से आएगा तो आलिंद फैलेंगे, आलिंद फैलेंगे तो उसको कहा जाता है अनुशीतलन। अनुशीतलन में लगता है समय टोटल 0.7 सेकंड का। तो प्रकुंचन में लगा 0.1 सेकंड,
अनुशीतलन में लगा 0.7 सेकंड, टोटल में अगर कितना हो गया 0.8 सेकंड का मामला हो गया। ऐसे ही जब निलय सिकुड़ते हैं तो निलय का प्रकुंचन होगा, सिस्टोल होगा, उसमें लगता है 0.3 सेकंड का समय। और जब निलय वापस से जब रक्त निलय में आएगा तो निलय फैलेंगे, और निलय जब फैलते हैं तो उसमें लगता है टोटल 0.5 सेकंड, और 0.3 एंड 0.5 दोनों को मिलाकर के 0.8 सेकंड कह सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में सेकंड तो होते हैं 60, और धड़कता है हृदय हमारा 72 बार, तो 60/72 जब हम करते हैं तो 0.8 सेकंड आता है। अर्थात कार्डियक चक्र में जो लगने वाला समय है वो कितना होता है, याद रखना 0.8 सेकंड का होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.8 सेकंड का होता है। जब भ्रूण गर्भावस्था में होता है तो उस समय धड़कन दर ज्यादा होती है। भ्रूणीय अवस्था में धड़कन दर 140 से 150 बार प्रति मिनट तक होती है, याद रखना। नवजात शिशु की बात करें तो लगभग 130 से 140 बार हृदय धड़कन दर होती है, और बच्चों की बात करें तो लगभग 100 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 100 बार प्रति मिनट होती है। और वयस्क अवस्था में होती है 72 बार। यानी भ्रूण अवस्था से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी धड़कन दर क्या हो जाती है दोस्तों, कम होती जाती है। जितना बड़ा जीव होगा धड़कन दर उतनी ही कम होगी, जितना छोटा जीव होगा धड़कन दर उतनी ही ज्यादा होती है, याद रखिएगा। तो कार्डियक साइकिल में टोटल कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का। अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, हृदय धड़कन दर औसत दर से ज्यादा हो जाए, 72 से ज्यादा हो जाए, 80, 90, 100 तक पहुंच जाए, तो बढ़ना कहलाता है टैकीकार्डिया। क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया। और जब धड़कन औसत दर से कम हो जाए, यानी 60 से कम हो जाए, तो उसको कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। हृदय की धड़कन को एक यंत्र के द्वारा सुना जाता है जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। और स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये हार्ट बीट के बारे में पढ़ा है कि हार्ट बीट कैसे होती है। तो निलय से रक्त आगे जाएगा तो निलय क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। निलयों का सिकुड़ना क्या कहलाता है, प्रकुंचन कहलाता है। और जब रक्त वापस से निलयों में आएगा तो निलय क्या होते हैं दोस्तों, फैल जाते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुशीतलन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुशीतलन कहलाती है। हमारे शरीर में रक्त का 2 बार परिवहन होता है और बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है, इसलिए बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र इसे कहा जाता है। तो निलयों का सिकुड़ना क्या कहलाता है, क्रिया विधि की हम बात करें, ये तो लगभग संरचना हो गई। क्रिया विधि की यदि हम बात करें, निलयों का सिकुड़ना कहलाता है प्रकुंचन, ये इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जब रक्त पुनः वापस से निलयों में आता है तो निलय फैल जाते हैं। निलयों का फैलना कहलाता है अनुशीतलन, जिसको डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहा जाता है। एक प्रकुंचन प्लस एक बार जब अनुशीतलन होता है तो एक हृदय धड़कन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक हार्ट बीट का निर्माण होता है, एक हृदय धड़कन का निर्माण होता है। सामान्यतया स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की औसत हृदय धड़कन दर जो होती है वो 70 से 75 बार प्रति मिनट होती है, और औसत होती है 72 बार प्रति मिनट, 72 पर मिनट होती है। अगर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था में,
भ्रूणीयावस्था में हृदय धड़कन दर, तो भ्रूणीयावस्था में हृदय धड़कन दर होती है 140 से 112 प्रति मिनट। अगर हम बात करें नवजात शिशु की, नवजात शिशु की हृदय धड़कन दर होती है 100 बार प्रति मिनट। 140 करना है इसको, 130 से 140 बार प्रति मिनट। और बच्चों की बात करें, बच्चों की हृदय धड़कन दर तो ये होती है लगभग 100 बार प्रति मिनट। ये चारों ही पॉइंट अपन को याद रखने हैं। एक हृदय धड़कन के दौरान हमारा हृदय लगभग कितने ml रक्त का परिसंचरण करता है? 70 ml रक्त का परिसंचरण करता है। हमारा हृदय एक धड़कन के दौरान लगभग कितने ml रक्त का परिसंचरण करता है? तो याद रखना 70 ml रक्त का परिसंचरण करता है। इसको कहते हैं प्रवाह आयतन। क्या कहते हैं इसको? प्रवाह आयतन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको? प्रवाह आयतन के नाम से जाना जाता है। और 1 मिनट के दौरान कुल 5 लीटर रक्त का परिसंचरण होता है। हमारा हृदय 1 मिनट के दौरान कुल 5 लीटर रक्त का परिसंचरण करता है। एवरेज वैल्यू 72 बार प्रति मिनट होती है। कठोर मेहनत तथा शारीरिक व्यायाम के दौरान धड़कन दर बढ़ जाती है। ऊंचाई पर चढ़ते समय बढ़ जाती है, दौड़ भाग के समय बढ़ जाती है। ऊंचाई पर चढ़ते समय बढ़ जाती है, सीढ़ियों पर चढ़ते समय बढ़ जाती है, धड़कन दर बढ़ जाती है। और इसका नियंत्रण जो किया जाता है, धड़कन दर का जो नियंत्रण किया जाता है वो पेसमेकर द्वारा होता है। पेसमेकर को ऐसे नोड कहते हैं या इसको कहा जाता है शिरा आलिंद घुंडी द्वारा इसका क्या होता है? नियंत्रण होता है। इसके अलावा इसका यदि अपन बात करें कि तंत्रिकीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो तंत्रिकीय नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा। तंत्रिकीय नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, मस्तिष्क का भाग होता है ये पश्च मस्तिष्क का, जिसको पुच्छ मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क पुच्छ कहते हैं इसको, पश्च मस्तिष्क का भाग है। और यदि बात करें रासायनिक नियंत्रण की, तो रासायनिक नियंत्रण 2 हार्मोन के द्वारा होता है। एक तो एड्रेनलिन और एक हार्मोन आता है थायरोक्सिन। एड्रेनलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा किसका नियंत्रण होता है? बढ़ती हुई हृदय धड़कन का नियंत्रण होता है। और हृदय धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र के द्वारा सुना जाता है। अगर हम बात करें कि हार्ट बीट को, हृदय धड़कन को सुनने वाला यंत्र, तो सुनने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप है। क्या है? स्टेथोस्कोप। और ये जो स्टेथोस्कोप है ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
हृदय धड़कन का औसतन दर से बढ़ना क्या कहलाता है? यदि बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं अपना टैकीकार्डिया। क्या कहा जाता है इसको? टैकीकार्डिया कहते हैं। हृदय धड़कन औसत से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं। ये लगभग हम 95-100 से ऊपर मानते हैं, और यदि कम हो जाए हृदय धड़कन का औसतन दर से कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। और ये माना जाता है 60 से कम। कि क्या माना जाता है? 60 से कम। और हृदय की धड़कन की जो उत्पत्ति का आवेग है वो ऐसे नोड से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? ऐसे नोड के माध्यम से प्रारंभ होता है। हृदय आवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है? ऐसे नोड से होती है। तो ये दोस्तों हमने जो अभी आज की क्लास में पढ़ा है वो हार्ट का डायग्राम कंप्लीट, हार्ट की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्ट का डिजिटल डायग्राम भी मैंने आपको बताया है, और हैंडमेडेड डायग्राम की भी हमने चर्चा की है। सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट कहाँ रथ को लेकर के जाता है। इस क्लास में केवल अभी हमने हार्ट का डायग्राम बनाया है, दोनों प्रकार के डायग्राम पढ़े हैं, हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है, और हार्ट की क्रियाविधि स्टार्ट हुई है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हार्ट बीट के बारे में पढ़ा है, हृदय धड़कन के बारे में पढ़ा है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, कितना हमारा हार्ट धड़कता है, कहाँ से इसका नियंत्रण होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, जिसमें ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट वगैरह है, हृदय की ध्वनियाँ हैं, हृदय में पाए जाने वाले कपाट वगैरह हैं, हार्ट के रोग वगैरह हैं, वो चर्चा हम सारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो इस पार्ट के अंदर दोस्तों हमने हार्ट की डायग्राम और मैकेनिज्म स्टार्ट की है, संरचना के बारे में पढ़ लिया है। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरल नॉलेज भी इसके बारे में हमें मालूम होना जरूरी है। समस्त भर्ती परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा डीएसएसबी, इसके अलावा हम बात करें जो जनरल एग्जाम्स हैं, रीट, थर्ड ग्रेड वगैरह, इन सभी के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। हार्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो नेक्स्ट इसके जो आगे की चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।